गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर जगबीर मलिक है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी सर छोटूराम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन सांपला में हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बीए थर्ड सेम के लिए महासागरीय जल का परिसंचरण। अब महासागरीय जल है, इस पर अनेक प्रकार के बल कार्य कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसका जो जल है वो स्थिर नहीं रह पाता है। इसमें बहुत सारी गतियाँ होती हैं। वो गतियाँ लंबवत और क्षैतिज दोनों रूप में होती हैं। तो ये दोनों की दोनों जो गतियाँ होती हैं, महासागरीय जल में पैदा होने वाली गतियाँ 3 प्रकार की होती हैं। मतलब इसमें लंबवत भी काउंट होती हैं और क्षैतिज भी काउंट होती हैं। तो महासागरीय में जल में पैदा होने वाली गतियाँ 3 तरह की होती हैं। इन्हें हम समुद्री तरंगे, महासागरीय धाराएं और ज्वार भाटा, इन 3 भागों में बांट सकते हैं। अब सबसे पहले हम लेते हैं महासागरीय समुद्री तरंगों को। पवनों के घर्षण के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली जो तरंगे होती हैं, जो अपने स्थान पर एकांतर क्रम में ऊपर नीचे और आगे पीछे होती रहती हैं, समुद्री तरंगे कहलाती हैं। ये समुद्री तरंगे जो होती हैं आगे नहीं बढ़ती हैं, पर हमें लगता है कि आगे बढ़ रही हैं। समुद्री तरंगों को सागर की दोलायमान गति भी कहते हैं। अब तरंग के जो बनने के कारण हैं वो मुख्य रूप से 3 हैं। सबसे पहले पवन की गति। पवन जितनी तेज़ी से चलती है उतनी समुद्री तरंगें ज़्यादा पैदा होती हैं। नंबर 2, पवन की बहने की अवधि। जितनी ज़्यादा देर तक पवन बहती रहेगी उतनी ही ज़्यादा तरंगों का निर्माण होगा। नंबर 3, निर्विघ्न रूप से बहने की गति। जितनी देर तक, जितनी दूरी तक निर्विघ्न रूप से पवनें बहती रहेंगी उससे तरंगों की लंबाई और तरंगों का निर्माण सुगमतापूर्वक होता रहेगा। तो जैसे कोई बीच में द्वीप वगैरह आ जाता है तो उसमें विघ्न आ जाता है और तरंगों में बाधा आ जाती है। अब तरंगों को अगर हम कहें तो तरंगों के बारे में बात करें तो उसके कुछ पार्ट होते हैं। जैसे ये तरंग है, हम देख सकते हैं, ये इसका क्रस्ट है। तरंग का एक भाग ऊपर उठा हुआ होता है, इसको तरंग का श्रृंग या तरंग का क्रस्ट कहते हैं। दूसरा भाग जो नीचे जाता है उसे हम तरंग की द्रोणी कहते हैं। तो तरंग का क्रस्ट और तरंग की द्रोणी, ये 2 भाग होते हैं। 2 तरंग के श्रृंगों के बीच की दूरी जो होती है उसे तरंग की लंबाई कहते हैं। और तरंग की ऊंचाई जो होती है वो तरंग की द्रोणी से लेके तरंग के श्रृंग तक जो ऊंचाई होती है इसको हम तरंग की ऊंचाई कहते हैं। तो तरंग की लंबाई और तरंग की ऊंचाई। अब एक तरंग एक स्थान पर दूसरी तरंग जब पहुंचती है उसमें लगने वाले, यानी कि एक क्रस्ट से दूसरी तरंग उठ के दोबारा क्रस्ट तक आती है, तो इसमें लगने वाले समय को इसका तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। तो इससे हम तरंग की गति भी निकाल सकते हैं। इसके लिए छोटा सा फार्मूला है तरंग की गति निकालने के लिए। तरंग की लंबाई को डिवाइड कर देते हैं तरंग के आवर्तकाल से, यानी कि तरंग के एक श्रृंग से लेकर दूसरे श्रृंग के बीच की जो दूरी थी उसको तरंग की लंबाई कहते थे। और एक तरंग दूसरे स्थान पर, एक जो तरंग का क्रस्ट है, श्रृंग है, जब दूसरा तरंग का जो क्रस्ट है वहीं पर पहुंचता है उसमें लगने वाला जो समय होता है, यानी कि ये वाला क्रस्ट है, जितनी देर में ये यहाँ पर पहुँचेगा इसमें जो लगने वाला समय होगा इसको हम आवर्तकाल बोलते हैं इसका। तो तरंग की लंबाई को तरंग के आवर्तकाल से डिवाइड करने पर हम तरंग की गति हम निकाल सकते हैं। अब ये हैं तरंग के प्रकार। अब तरंग के प्रकार मुख्य रूप से 3 भागों में इसको बांट सकते हैं। पहला सी, दूसरा स्वेल और तीसरा सर्फ। अब इसके बारे में मैंने कुछ लिखे हैं पॉइंट्स। विभिन्न दिशाओं और विभिन्न गति वाली पवनों से उत्पन्न अनियमित तरंगे। अब पवनें किसी भी दिशा से, किसी भी रूप से, किसी भी गति से जो बहुत सारी पवनें चलती हैं तो अनियमित तरंगे पैदा होती हैं। इन्हें हम सी कहते हैं। इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, इसको हम सी कहते हैं। दूसरी है स्वेल। स्वेल वो तरंगे होती हैं जो महासागर पर तूफान केंद्र के बाहर, यानी कि महासागर में जो तट के निकट जो तरंगे होती हैं, बहुत फास्ट तरंगे होती हैं, ऊंची नीची होती हैं, यानी कि जहाँ पर तूफानी क्षेत्र होता है, एरिया होता है, जो अंदर जाने के बाद जो एरिया बड़ा शांत होता है, तो वहाँ पर महासागर पर तूफान केंद्र के बाहर समान, अब मुख्य रूप से सुनिए आप, महासागर पर तूफान केंद्र के बाहर समान ऊंचाई और आवर्तकाल के साथ, समान ऊंचाई और समान आवर्तकाल के साथ समुद्री तरंगे जो नियमित रूप से चलती हैं उन्हें हम स्वेल कहते हैं। अब स्वेल जो होती है इनको हम महातरंगे भी कहते हैं। ये बहुत बड़ी तरंगे होती हैं, बहुत ऊंची तरंगे होती हैं। इसके बाद तीसरी तरंग का जो प्रकार है इसको हम सर्फ कहते हैं। सर्फ, अब ये तट के निकट जल के उथला होने के कारण नितल से तरंगे टकरा जाती हैं, जिससे उसमें घर्षण पैदा होता है। घर्षण के कारण वो तरंगे धीमी हो जाती हैं। जैसे मैं आपको बना के दिखा सकता हूँ यहाँ पे, एक मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे बनाने की, कि ये जो तरंगे हैं ये यहाँ पे
ये तरंगे जो हैं, ये तरंगे हैं, ये तट है, तट का नितल है। यहाँ पे ये तरंगे जो हैं तट से टकराती हैं, घर्षण पैदा होता है, इससे इनकी गति जो होती है कम हो जाती है, इनके कारण महातरंग धीमी हो जाती हैं और इसका जो तरंग का श्रृंग होता है वो आगे की तरफ झुका हुआ होता है। जो क्रेस्ट होता है श्रृंग वो आगे की तरफ झुका होता है। आगे जो झुका हुआ है ये फिर टूट जाता है आगे बढ़ के। इन टूटी हुई तरंगों को सर्फ या फैनिल कहते हैं। और टूटी हुई तरंगे जब आगे जाके गिर जाएंगी तो इससे झाग पैदा होते हैं बहुत सारे। और जब झाग वाला जो पानी होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता, झाग वाला पानी आगे नहीं बढ़ पाता, तरंगे आगे नहीं बढ़ पाती, इसमें सिर्फ जल आगे बढ़ता है। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो तरंगे हमारी हैं, ये तरंगे जो घर्षण के कारण इनकी गति की धीमी हो जाती है, घर्षण नितल के साथ टकरा के होता है क्योंकि सागर यहाँ पे उथला हुआ है। तरंगे जो होती हैं ऊपर उठती हैं, इनका श्रृंग आगे की तरफ बढ़ता है और ये आगे बढ़ के टूट जाता है इसका श्रृंग और नीचे गिरता है। इन्हें फैनिल तरंगे कहते हैं। फैनिल तरंगे जब गिरने के बाद जो होती है, इसके बाद गिरने के बाद ये जो तरंगे होती हैं, ये इनसे झाग पैदा होता है। झाग पैदा होने के बाद ये जो तरंगे हैं आगे नहीं बढ़ पाती हैं और इसका सिर्फ जल आगे बढ़ पाता है। जल आगे, झाग मिश्रित तरंगे आगे नहीं बढ़ती हैं बल्कि जल आगे बढ़ता है। इसे हम स्वाश कहते हैं, हिंदी में इसको उद्दवामन कहते हैं। तट के पास जब ये टकराएंगी, टकरा के जब ये वापस आती हैं तो इसे हम बैकवाश बोलते हैं। बैकवाश जो वापस जाके पानी वापस आ रहा है, आपने देखा भी होगा बहुत बार, तो इसको स्वैश बोलते हैं। इसके बाद, इसके अलावा जो होता है तरंगों के बाद जो दूसरी होती है उसको हम बोलते हैं महासागरीय धाराएं। महासागर के एक भाग से दूसरे भाग की ओर निश्चित दिशा में बहुत दूरी तक जल जब निरंतर प्रवाहित होता है उसको हम महासागरीय धारा कहते हैं। एक्चुअली जो महासागरीय धाराएं होती हैं, इसका जो किनारे का जल होता है वो स्थिर रहता है, जो नितल का जल होता है वो भी स्थिर रहता है। एक तरीके से ये जो धाराएं होती हैं ये नदियों की तरह होती है। इनका पानी मूव करता है, ये अपने स्थान पर ऊपर नीचे नहीं होता, ये तरंगों से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इसे हम महासागरीय धाराएं कहते हैं। महासागरीय धाराओं के जो वर्ग हैं उनको हम दो वर्गों में बांट सकते हैं महासागरीय धाराओं को। एक तो गर्म धाराएं और दूसरी ठंडी धाराएं। गर्म धाराएं वो धाराएं होती हैं जो उष्ण क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर चलती हैं, यानी कि जो उष्णकटिबंध से ध्रुवों की तरफ चलती हैं, इनको गर्म धाराएं कहते हैं। ठंडी धाराएं जो ठंडे क्षेत्रों से उष्ण क्षेत्रों की ओर चलती हैं, ऐसी धाराएं उच्च अक्षांशों से ध्रुवों के निकट से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, उनको हम ठंडी धाराएं कहती हैं। तो तरंगों और धाराओं में फ़र्क होता है। तरंगों की उत्पत्ति जो होती है, मुख्य फ़र्क ये है कि जल की सतह पर पवनों का घर्षण होता है या दबाव होता है, उससे तरंगों का निर्माण होता है। जबकि धाराओं की उत्पत्ति के लिए जल के हिस्से में घनत्व में अंतर होता है। जल का जब घनत्व अलग अलग हो जाता है तब उसका निर्माण होता है। तरंगे जो होती हैं अपना स्थान छोड़ के आगे नहीं बढ़ती हैं, ऊपर नीचे होती हुई दिखाई देती हैं, बल्कि जबकि धाराएं जो होती हैं अपना स्थान छोड़ के निश्चित दिशा में आगे बढ़ती हैं। तरंगों के जल की गति केवल सतह तक सीमित रहती है, जबकि धाराओं में जल काफ़ी गहराई तक गतिमान होता है। तो इस तरीके से हम तरंगे और धाराएं, इनमें अंतर महसूस कर सकते हैं। अंतर इनमें बिल्कुल क्लियर होता है। जो धाराएं होती हैं एक तरीके से बिल्कुल, जो धाराएं होती हैं एक तरीके से बिल्कुल स्थल पर चलने वाली नदियों की तरह होती हैं, और तरंगे जो होती हैं वो अस्थायी तरंगे होती हैं, बहुत सारे कारकों से बनती हैं, तो इसका भौगोलिक प्रभाव भी सीमित होता है। जबकि धाराएं जो होती हैं तट के दोनों तरफ तापमान, वर्षा, जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस था तरंगों में और धाराओं में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। थैंक यू।